आज हमने पैकेज डिस्कस करना है, डिवीजन पैकेज। स्टार्ट करें डिस्कशन। हाँ जी बेटा, रिस्पॉन्ड करो। यस सर। सर अभी आपने क्या कहा था? डिस्कशन स्टार्ट करें। यस सर। बताइए क्या डाउट्स है इसमें। पहले एक्सरसाइज 1 करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसमें इसमें एक तो आंसर्स नहीं दिए थे, आप लोगों ने कहा था, तो आंसर आप लोग बताते जाओ धीरे धीरे करके, है ना, वन बाय वन करके। तो फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। सबका डी आ रहा है? यस सर। यस। सेकेंड? बी। ए ऑप्शन। सेकेंड में ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? बी ऑप्शन आ रहा है बी सर। सर। बी सर। बी सर। बी ऑप्शन। ये तो सीधा सीधा ए और बी तो सीधा सीधा इसी चीज से रूल आउट हो जाएगा कि कितने उसमें पैरामीटर आएंगे ना। तो डिग्री एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलास whose axis is x axis, whose axis is x axis are respectively। देखिए इसमें दो पैरामीटर होंगे तो ऑर्डर तो 2 आएगा। ये सर बी होगा, मैंने शायद अपोजिट लिख दिया। ओके, ऑर्डर तो 2 है, ठीक है जी। सेकंड का बी ऑप्शन। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं है सेकंड में? नो सर। थर्ड? बी ऑप्शन। बी 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 ऑप्शन कह रहे हो? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। हाँ, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, है ना। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 आएगी, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सर ये इसमें डाउट डी है। का मतलब नहीं पता चला क्या है। डी ऑप्शन। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या करो, ये कैपिटल डी का मतलब वैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, कायदे से करना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो डी क्यूब वाई है ये इसका थर्ड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई मतलब सेकंड डेरिवेटिव, डी वाई मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई तो वाई फंक्शन है ये। ओके सर। यस सर। हो जाएगा? सर एक बार बता दो, ट्राई ये कर। हुआ नहीं था। यस। तो अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? m इंटू ई की पावर एम एक्स आएगा। सेकेंड निकालोगे तो m स्क्वायर इंटू ई एम एक्स आ जाएगा। थर्ड निकालोगे तो m एम क्यूब। क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से जब आपको इसके सॉल्यूशंस बोले हैं तो इसका मतलब डी क्यूब वाई, इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड डेरिवेटिव। तो m क्यूब इंटू ई की पावर एम एक्स माइनस 3 डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस 4 डी वाई मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस 12 वाई, वाई तो सीधा सीधा ई की पावर एम एक्स इक्वल टू 0। तो ई की पावर एम एक्स सब में से कॉमन आ रहा है और ये कभी कॉमन तो ले ही लेंगे, साथ में ये कभी 0 भी नहीं होने वाला। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना है, ये तो कभी 0 होने वाला है नहीं। यस सर। तो 0 होने के लिए इसे 0 होना पड़ेगा। तो ये m में क्यूबिक बन जाएगी, m की क्यूबिक के रूट्स निकाल लोगे आप। तो अगर तीनों के तीनों रियल रूट आए तो m की 3 वैल्यूज हो जाएंगी। अगर एक रियल रूट आया तो एक वैल्यू हो जाएगी m की। ओके, ये आगे कंप्लीट कर लोगे। तीनों तीनों रियल रूट होंगे या एक एक रियल रूट होगा, ये तो चेक कर लोगे इस क्यूबिक के लिए। ओके, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, फोर्थ का आंसर क्या आ रहा था जिन्होंने कैलकुलेट किया था? सी ऑप्शन। सी। मेरे 3 रूट्स आ रहे थे। तब बट नेचुरल नंबर पूछ, एक नेगेटिव आ रहा था। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है जी। नेचुरल नंबर पूछा, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही बात है। सर क्या है, सी है कि बी है?
सी इसको देख लीजिएगा, आगे तो कंप्लीट कर ओके रहे सर, यस सर। हैं, है ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, डी डी ऑप्शन बी ऑप्शन। बी कह रहे हो आप लोग, है ना? सर डी 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 फॉर दिल्ली। यस 5 में तो डाउट नहीं है। 6 सर B. बी ऑप्शन आ रहा था इसमें। डी ऑप्शन बी ऑप्शन। बेटा, एक तो बी डी में बड़ा दिक्कत पड़ रहा है, तो आप बी फॉर बॉम्बे और डी फॉर दिल्ली बोल दिया करो जो। बी ओके बॉम्बे। डी फॉर बॉम्बे ओके जी, ठीक है जी। हाँ जी, 6 में किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ जी, 7th बी डी सर मेरा तो बी ऑप्शन आ रहा था इसमें। डी Yes sir, B. यस 7th का बी आ रहा है। Yes बी sir. फॉर बॉम्बे वाला ऑप्शन बी फॉर। ओके, यस सर ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, A option. सर इसका सर ए B ऑप्शन आ रहा था। ये आ रहा है, ठीक है जी। किसी को दिक्कत तो नहीं 8th में? क्वेश्चन नंबर 9, C. सी ऑप्शन सी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन जी, ओके जी। 10, ए ए ऑप्शन ऑप्शन ए A option. ऑप्शन। 11 B. डी सी ऑप्शन आ रही थी। बी, ओके जी। 12 ए A. ऑप्शन ए ऑप्शन ये सर ए ऑप्शन। 13 डी ऑप्शन D. डी फॉर दिल्ली, ओके जी। 13 का डी आ रहा है सबका? यस सर। ओके। 14 ए ऑप्शन ए ऑप्शन जी। 15 Sir 14th बता दो एक बार, इस 14 फॉर्म में नहीं कुछ बना दे हुआ। कर पासिंग थ्रू द रीजन। बेटा ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। Yes sir, 10x plus 6y को T पुट कर हाँ दिया। जी, बिल्कुल। तो हो जाएगा इसके आगे, या इसको कैलकुलेट करके बताऊं? सर इस फॉर्म में नहीं आ रहा था मेरा आंसर। इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ओके। तो आपका आंसर क्या है, या तो आप टाइप करके लिख दो यहाँ पे। पॉसिबल है टाइप करना है? मुश्किल। इसको टी पुट करेंगे तो tan x प्लस 6y इक्वल्स टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट किया x के अबाउट, ये बन के आएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे? dt बाई डी एक्स माइनस 10 बाई 6। इज इक्वल टू 6 साइन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 साइन टी। तो इस साइन को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ। tan t by 2 की टर्म्स। अब इसको tan t बाई 2 के टर्म्स में लिखो। आई थिंक जब आप tan t x बाई 2 के टर्म्स में लिखेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, हो जाएगा या नहीं होगा? सर ऐसे ही जाएगा। किया था, मैं फिर चेक कर लूंगी एक बार। मेथड तो तो सेम सारे था। के सारे यही किया है। बाकी लोगों का आंसर मैच कर रहे हैं क्या प्रॉपरली? पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ गया? यस सर आ रहा था इसको tan t बाई 2 बना के ही सॉल्व करना होगा। चलो मैं करके बता ही देता हूँ। साइन टी होता है आपका 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। राइट हैंड साइड तो x है, x प्लस सी कर लेता हूँ डायरेक्ट। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? न्यूमरेटर बनेगा सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2, डिनोमिनेटर बनेगा 10 tan स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 12 tan t बाई 2 प्लस 10। इसमें tan t बाई 2 को हम लोग u पुट कर देंगे, तो
ये बनेगा आपका हाफ सीकेंड स्क्वायर टी बाय 2 इंटू डी टी डी यू बन जाएगा। इसमें से पूरे में से 2 कॉमन लेके इसके साथ क्लब होके वो डी यू बन जाएगा और ये बनेगा 6u स्क्वायर प्लस 5u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 5 +5। अब इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? पहले 5 बार 5 बाहर निकाल के पहले 5 बार निकाल लेते हैं। u इस + पर 5 3/5 बन का जाएगा होल तो 9/25 हमें ऐड करना पड़ेगा, वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। तो ये du अपॉन u प्लस 3/5 का होल स्क्वायर और ये आएगा आपका 116/25, राइट? सही है। 1/5 अब ये बेटा आपका बन के आएगा 1/a मतलब इसका अंडर रूट इंटू tan इनवर्स ऑफ u सर प्लस वहां पे हमने 5 कॉमन निकाला था तो वहां पे 1 आएगा इस पेज की स्टार्टिंग में, तो 16/25। यस सर। तो 4/5 हो जाएगा, है ना? तो u प्लस 3/5 अपॉन 4/5 तो बेटा डायरेक्टली इसी फॉर्म में आ रहे हैं। तो tan x/2 अब आपका पुटा है दोगे ये 1/4 tan इनवर्स ऑफ 5u। अब u की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे tan t/2 मतलब 5 tan t/2 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x प्लस c। अब और tan t/2 क्या था? सर 10x + 6 = t था। हाँ, t की वैल्यू थी 10x + 6y मतलब 5 tan 5x + 3y + 3 अपॉन 4। ये आंसर आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा था मेरा। तो बेटा tan ऑफ a + b का फॉर्मूला लगा दो। आप क्या करोगे, इसको 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और फिर ये यस tan सर, ठीक है, हो जाएगा। इधर आगे ऑपरेट भी करा दो, ठीक है ना? नहीं, एक यस सर, सेकेंड, ठीक है। ऐसा नहीं, इसको 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ फिर tan ऑपरेट कराओ। तो ये 5 tan तो ये tan ऑफ 4x + c बन के आएगा। अब भले ही ये वाला जो c है, अच्छा नहीं, c आपको इधर ही रखना चाहिए। स्क्वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो x 0 डालने पे ये भी 0 ही आ रहा होगा, मतलब c 0 आ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है ना? कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो c 0 आ जाएगा। मैं c को खत्म कर देता हूँ और फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये 4/5 हो जाएगा और इसका tan इनवर्स ऑपरेट करा दो। अच्छा, ये 3 भी इधर लेके जाओ फिर tan इनवर्स ऑपरेट कराओ फिर y की वैल्यू निकालो। ओके, सर यस 0 नहीं आ रहा था सी। c 0 नहीं आ रहा सर, है। 1/4 tan इनवर्स tan 3/4 आ रहा है। 3/4 आ रहा है। t तो 0 आएगा x 0 0 पे, तो ये 0 बन गया। अच्छा, 3 tan इनवर्स 3/4 tan 1/4 tan इनवर्स 3/4 बन के आएगा ना? यस सर। अच्छा, तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी मुझे। चलिए आगे कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15
B for Bombay. B option. B option. B. 16 A option. A option. A. A option. 17 C. C option. C option. 18 B. B. B for Bombay. Yes, sir. 19 A option. A option आ रही थी. 20 सर डाउट है. 20 डाउट है. ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं लग रहा है. उसको तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल लग रहा है. e की पावर x into dx plus e की पावर x into dx plus y into e की पावर y. अच्छा, e की पावर x भी है, e की पावर y भी है. माइनस x into e की पावर x into dy. सर आगे वाला तो E की पावर X. अगर मैं इसे लीनियर डिफरेंशियल बनाऊं तो भी नहीं बनेगा. ये e की पावर y है. सर आगे वाला E की पावर X into X का एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं लिखा हुआ फर्स्ट टर्म है जो. ये वाला पहला वाला टर्म. यस सर, दिखने में तो लग रहा है. हाँ, मतलब x into e की पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये. मतलब ये तो लिखा हुआ है डेफिनेटली. इसको कैसे करेंगे फिर. काम करते हैं. ये x into e की पावर x into dy भी लिखा हुआ है ना. इसको पहले ऐसे रहने देता हूँ. ये है आपका x into e की पावर x into dy. y into e y into dy. अगर मैं फॉर द टाइमिंग x into e की पावर x को t पुट कर लूँ तो ये बन क्या जाएगा. dt माइनस टी इंटू डी वाई इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस टाइम्स बनना था, ये जो लेफ्ट ही रहने देते हैं. तो देख लेते हैं क्या बन रहा है. ऐसा लिख दूंगा मैं. सही है. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. डी वाई से डिवाइड कर दो. ऐसा बन गया. टी और वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जी. ओके, हो जाएगा इसके आगे. Yes. ट्वेंटी वन D option. D for Delhi, right? Yes, D. sir. 22 B. E ऑप्शन आ रहा था सर इसका बॉम्बे वाला. 23 C option. 24 B. 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 सर 24th चेक कर लो एक बार. B ही है ना. सर 24 मेरा D आ रहा था दिल्ली वाला.
बी और डी में कुछ खास फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा बोला जा सकता है वो ये है कि उसमें उन्होंने डॉटेड बना के ये बोल दिया कि ये इनफाइनाइट पे जब हम लोग एक्स को अप्रोच कराएंगे तो वाई आपका 100 को ही अप्रोच करेगा, और बी ऑप्शन। डी के लिए कुछ भी जब ऐसा ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो आगे बस बढ़ता ही जा रहे हैं। तो अगर आप देखो जब इन्होंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है which is dy by dx equals to 100 minus y, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस टाइम्स ln of 100/100. तो 100 माइनस वाई कर देता हूँ जो बोले मैं। तो अब y जो है वो आपका 100 से तो जस्ट नीचे ही रहेगा ना, मतलब एग्जैक्टली 100 तो नहीं होने वाला ना। ओके, और 0 पे वैल्यू 50 भी दी है, तो x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 50 डाल देते हैं, तो ये माइनस ln 50 हो जाएगा c की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे आपका इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा तो ये बन गया आपका तो बेटा जब आप x को इनफाइनाइट को अप्रोच कराओगे तब ये टेंडिंग टू 0 होगा, और जब ये टेंडिंग टू 0 होगा तो y मतलब टेंडिंग टू 100 होगा जी। तो जो आपका बी ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे, वो ऑप्शन आपका सही है। ग्राफ पे देखने से उतने क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जो डॉटेड लाइन जो बी ऑप्शन ने बनाई है वो यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि जब ग्राफ इनफाइनाइट एक्स को इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कराएंगे तो आपका वाई 100 को अप्रोच करेगा। ओके, यस। चलिए अब एरिया वाले सेगमेंट का मल्टीप्लिकेट कर लेते हैं, या पहले डिफरेंशियल का ही कर लें? सर एरिया का कर लो। एरिया का कर लेते हैं जी, चलो। हाँ जी बताइए, एरिया वाले में फर्स्ट 5 में कोई डाउट? नो सर। सेकंड। सेकेंड, ln x ग्राफ क्या रहेगा? ऐसा रहेगा ln ऑफ मॉड x ग्राफ, ये वाला ब्रांच तो रहना ही रहना है, साथ में ये भी अब ऐड हो जाएगा। अब मॉड ऑफ ln x का ग्राफ, उसमें ये लोअर वाला पोर्शन नहीं रहता, अपर वाला तो रहता है, साथ में लोअर वाला पोर्शन ऐसा बन जाता है। OP1. और फोर्थ वाला मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, उसमें क्या है, लेफ्ट साइड में भी ऐसा लेफ्ट में भी कोई अच्छा। तो अब इन चारों का जो कॉमन रीजन है ना वो कौन सा है, वो ये वाला रीजन है। और ग्राफ की सिमेट्रिसिटी को देखते हुए आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं तो टोटल एरिया क्या होगा, उसका 4 टाइम्स होगा। सर ये कैसे बताया कि ये वाला एरिया बाउंडेड एरिया? देखिए इसको आप बाउंडेड तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट को अप्रोच हो रहा है, तो है ना, है तो ये अनबाउंडेड एरिया, लेकिन इन चारों के बीच का जो कॉमन होगा, कॉमन तो यही बन के आ रहा है ना। देखिए वो आपको डायग्राम से ही ये है ना रिलेट करना है कि पहली जो डायग्राम है वो ये वाली है, दूसरी डायग्राम
में दोनों ब्रांचेस है, तीसरी में ये वाले ब्रांच है, चौथी में ये सारा कुछ ही है जी। इन सबका जो कॉमन पार्ट है, जो सब में है ना बीच में दिख रहा है, जिसपे चारों का कोई ना कोई रोल है जी। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भी जिसमें चारों में का कोई ना कोई रोल है। अब आप इसको तो नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, इसमें बाकियों का तो क्या ही रोल रहेगा, बीच का तो पोर्शन नहीं रहेगा। सर जो राइट वाला वी टाइप है उसमें तो चारों आ रहे हैं, ऊपर वाला। ये वाला यस सर। देखो, जो इसमें है ना, लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो बात तो यही बन के आएगी, और इनक्लोज्ड एरिया और कोई सेंस बनता नहीं है। क्लैरिटी थोड़ी कम है तो इसलिए डाउटफुल वो जरूर बन रहा है, बट एरिया तो यही बन के आएगा जी। इसका जस्टिफाइड रीजन क्या है? या आप ये कह सकते हो कि भी चारों ब्रांचेस में जो कॉमन है, तो इसके जो चारों ब्रांचेस बन रहे हैं ना उनमें कॉमन कह सकते हो। ओके, चारों ब्रांचेस का कॉमन कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो और कोई ऐसे तो फिर है ना और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। चारों कॉमन इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्या इसको सॉल्व आगे कर लोगे क्या? यस सर, फिर तो हो जाएगा। इसमें ये माइनस एल एन एक्स, ये वाला जो ग्राफ रहेगा, ये वाली ब्रांच जो रहेगी वो माइनस एल एन एक्स की रहेगी, तो आपका जो एरिया रहेगा वो माइनस एल एन एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट्स 0 to 1 और इसका 4 टाइम्स। ओके, ये आपका आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? नहीं है 10 तक? सर, 8 का आंसर नहीं मैच किया था बाकी लोगों का क्या कहना है? सर। π/3 आ रहा था यस सर, 8 का नहीं करा था। सर। π/3 है सर आंसर इसका। यस सर। बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी लोग नहीं बोल रहे। नंदिनी, सुनजीत, किया है या नहीं तो किया? मल्टी करी नहीं, तो मल्टी नहीं करे। कर ही नहीं है। स्टेट्स में क्या रहेगा? R1 इज द रीजन जिसमें एक्स वाई वो वाले पॉइंट्स है, जिसमें एक्स आपका 0 से 1, वाई भी 0 से 1। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि ये तो स्क्वायर हो गया। यस सर। सर दूसरा क्वाड्रेंट है सर्कल का। तो R1 तो बेटा सीधा सीधा 1 आ गया। ये 1 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। तो x के लिए बोला गया है कि x 0 से 1 रहेगा, y के लिए बोला गया y 0 से 1 रहेगा, तो उसके लिए ये वाला एक स्क्वायर बन के आएगा जिस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, एरिया 1 है जी। तो R1 आपका 1 हो गया जी। अच्छा, R1 को इंटरसेक्शन R2 निकालना है, सॉरी R1 ये वाला सेगमेंट हो गया। R2 क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3। तो इसका अगर रेडियस निकाला जाए तो रेडियस होगा आपका 2/√3, तो थोड़ा 1 से ज़्यादा रहेगा, और सर्कल कुछ ऐसा बन के आएगा। ऐसे कट कर रहा हूँ मैं, ऐसा बन रहा है क्या? यस सर। तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला हो जाएगा। मतलब ये जो जस्ट एक छोटा सा पोर्शन है, ये वाला एरिया छूटेगा टोटल 1 में से। नहीं सर, गलती मिल गई सर। ठीक है शायद आंसर। आपने क्या क्या गलती करी? सर वो सर अंदर ले लिया। सर्कल अंदर बना दिया था सर। सर्कल अंदर बना दिया, ओके। अब हो जाएगा कंप्लीट। यस। यस इसमें ये ब्लू वाला
ब्लू वाला जो एरिया है वो निकालने में दिक्कत भी हो सकती है, वो आपको थोड़ा मतलब खुद से ट्राई करके देखना है, चेक करना है कैसे आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। सर उसमें वो पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे सर, फिर उसके अंडर का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करो, ये वाला पॉइंट निकालो जिसमें x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट सर्कल के 1/√3 ऊपर 1 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1/√3 1/√3। इसमें1 y by 1 2 है तो x 1/√3 1.1। यस तो यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे ना, इसको रीजन से ज्वाइन कराओगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये वाला एंगल निकालोगे, ये एक सेक्टर बन गया है, ठीक है। ओके, यस सर। तो ये सेक्टर का एरिया निकाल के अब यहाँ से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये सेक्टर आपका 30 डिग्री एंगल का है, स्लोप से पता लग रहा है हमें। इसकी स्लोप यस तो सर। 30 डिग्री है, इसका एंगल 30 डिग्री बनेगा, उसका 60 बनेगा, तो बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। यस सर। तो अब एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट करके बना रहा हूँ। θ/2 आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, ताकि काइट के एरिया में। ये वाला एरिया निकालने के लिए ना आप क्या करो, आप इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लो। ये ओरिजिन है, ये 1/√3 1 है, ये 1 है, ये सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 1 1/√3 है, ये 1/√3 1 है। तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया तो निकाल लोगे ना, इसको दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट यस कर, सर इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लेना और इस क्वाड्रिलेटर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको ये ब्लू वाला पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। सर। हाँ जी सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो सर ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और एक नीचे बन रहा है और एक बीच में सेक्टर बन रहा है, इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। इन तीनों ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये सेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल वैसा कर लो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है ना। सर उसको सर इंटीग्रेट कर देते हैं सर, वो 1/√3 से उस तक ठीक है, 1 तक। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर ले। सर फिर उसको वहां से माइनस कर देते हैं सर, रेक्टेंगल के एरिया से, फिर उसको 1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो भी लंबा ही जाएगा। सर मैं थोड़ा इंटीग्रेट इंटीग्रेशन को प्रेफर कम कर रहा हूँ, सर इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेट करके लगाना है। मल्टी वो ऐड कर देंगे रेक्टेंगल का तो भी तो सही रहेगा। क्या कह रहे हो? पहले इंटीग्रेट कर देते हैं इससे, फिर रेक्टेंगल का एरिया जो बचा हुआ है वो ऐड कर देंगे। हाँ हाँ, मतलब इंटीग्रेशन, मैं थोड़ा इंटीग्रेशन प्रेफर कम कर रहा हूँ, बट अदरवाइज जो रितीश ने बोला वो ज्यादा बेटर है कि ये दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक ये ट्रायंगल बन गया है, ये एक सेक्टर बन गया है, ये एक ट्रायंगल बन गया है, तो ये एरिया बड़े आराम से आ जाएंगे, इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा छोटी है, ठीक है ना। यस सर, बढ़िया है। ये दो ट्रायंगल बन गए हैं और ये एक छोटा सेक्टर बन गया है 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 तक और कोई डाउट पेंडिंग है क्या? नहीं है 15 सर। तक? सर 12। सर 12 तक की है सर। अच्छा 12 भी है, ओके ओके। Is the tangent to the curve at x equals to alpha is। सर अब सर इसमें मतलब लॉजिक तो समझ आ गया सर, शायद कैलकुलेशन ही गलत है मेरी, मैं चेक कर लेता हूँ। सिर्फ कैलकुलेशन की बात है तो बेटा एक बार चेक करके देखो दोबारा से, ठीक है ना। हाँ जी, तो अभी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सेगमेंट डिस्कस करें?
मल्टी करेक्ट किया है या नहीं किया है? सर वो अभी पूरे नहीं सर हुआ है। वो नहीं हो सर पाया। वो नहीं किया है अभी। नहीं किया है। सर किया नहीं। यस सर, किया नहीं अभी। चलिए फिर आप लोग अपने इसको कर लेना। तो है ना, अलग से आगे डाउट स्लॉट में पूछ लेना। अभी का जो टाइमिंग है, टाइम बचा है, उसमें हम लोग है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना करने को, हो गया क्या? यस सर। डिस्कस यस करने सर। की जरूरत है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। दिव्यांश पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? टॉपिक डेविएट कर रहा है। हाँ जी, जेई मेंस की डेट्स आ गई है ना? यस सर। तो क्या प्लान बनाया आप लोगों ने? चारों के चारों देने हैं? नहीं सर, ये अभी तो सोचा कि Yes, अगर sir. अटेम्प्ट बढ़िया गए तो चारों नहीं देंगे। तो सर पहले अभी तो वो डर ही लग बोर्ड रहा का पता लग जाए। तो वो बोर्ड्स अगर मार्च में होंगे फिर यस सर, ये यस बोट्स मैच और सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये 4 का कैसे कंसेप्ट करेंगे? ये मतलब डेट्स नहीं क्लैश हो जाएंगे बोर्ड्स के साथ? देखो, चार जो है ना, चार देने का पर्पस ही ये है कि देखो, आप लोग हो सकता है सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड के ही हों, लेकिन बाकी जो ओवरऑल है ना स्टूडेंट्स की बात करें, वो तो है ना स्टेट बोर्ड्स भी हो सकते हैं, और हर एक बोर्ड तो सेम टाइम पे नहीं पेपर लेगा। तो जो चार करने का पर्पस यही है कि अलग अलग स्टेट बोर्ड्स और कॉमन बोर्ड्स जो हैं उनके पेपर अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं। तो किसी को किसी वाले स्लॉट में मार्च के महीने में बोर्ड्स पढ़ सकते हैं, तो उसको बाकी वाले स्लॉट्स में टेस्ट देना ठीक रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। कईयों के पेपर हो सकता है अप्रैल में हो, तो उसके लिए बाकी स्लॉट्स कन्वीनियंट हो सकते हैं। तो चार करने का पर्पस तो यही है कि अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग टाइमिंग की वजह से सब लोग किसी को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो शायद आप लोगों ने सोचा है, मेरा भी यही सजेशन था आप लोगों को, तो है ना चारों के चारों देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अनलेस की भी आपने पहला दिया, बिल्कुल ठीक नहीं लगा, आपने सोचा चलो अगला वाला कर लेते हैं, वो भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, तो बात अलग है। अदरवाइज चार का तो प्लान बिल्कुल भी ना बनाइए अभी, अभी के लिए एटलीस्ट। अभी आप सिर्फ ऐसा सोचो कि भी जो बोर्ड्स, जिस टाइम पे आपके बोर्ड्स के एग्जाम पढ़ेंगे, आप वो वाला स्लॉट तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा है ना, मतलब आप 2 या 3 टेस्ट ही मान के चलो कि भी आपने 2 या 3 ही देने। अगर आप चारों के चारों भी दोगे ना, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाओगे। आपको हमेशा ऐसे लगेगा अभी अच्छा फरवरी का टेस्ट दिया है, अगले महीने फिर से मीन्स है जी, अगले महीने फिर से मीन्स है जी, अगले महीने फिर से मीन्स है जी। तो ऑल द टाइम आप वो मेंस वाले मोड में ही रह जाओगे। तो आपका जो बाकी चीजें हैं, जो एडवांस का कह लो या बोर्ड्स का कह लो, वो चीजें आपकी खराब हो जाएगी अगर आपने पहले से ये प्लान करके चल लिया कि भी मैंने चारों के चारों देने हैं। तो पहले तो आप यही प्लान बनाओ कि हमने 2 या 3 देने हैं,
और उनमें बेस्ट आउटकम लाने का ट्राई करना है। ठीक है, अगर जो भी बेस्ट आउटकम आपका आ सकता है वो 2-3 में भी आ सकता है, तो चारों के चारों देने की कोई जरूरत नहीं है। बंदा एक खराब करेगा ऐसा तो नहीं है ना, हर एक पेपर ही खराब करता जाएगा बंदा। ठीक है, तो चारों तो नहीं, कोई 2 या 3 दीजिए, और उनमें आप ऐसा बनाओ कि भाई वो वाला छोड़ दीजिए जो आपके बोर्ड्स वाले मंथ में पढ़ रहा होगा, वो वाला स्किप कर सकते हो। और सबसे पहले तो आप सब लोग है ना फेब्रवरी वाले टेस्ट पे फोकस करो, क्योंकि फेब्रवरी में आप है ना ये श्योर हो कि भाई उसमें बोर्ड्स नहीं होने वाले। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो फेब्रवरी वाला टेस्ट है उसमें अगर बेस्ट आउटकम आप ले आते हो, बेस्ट परफॉर्मेंस दे देते हो, तो आगे के लिए आपका बर्डन खत्म हो जाएगा। आप फिर अगर है ना फेब्रवरी वाले में अच्छा रिजल्ट आ गया, तो फिर आपको फिर मेंस सोचना ही नहीं है, फिर आप डायरेक्टली एडवांस का भी सोच सकते हो। डायरेक्टली आप एडवांस की बात ही करेंगे कि भाई अब हमें एडवांस का पेपर में क्या करना है। ठीक है ना, तो अगर फेब्रवरी वाले में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है तो फिर आपका मेंस वाला काम खत्म हो गया, फिर अब आप एडवांस की बात करेंगे और बोर्ड्स की बात करेंगे। बोर्ड्स की डेट आ जा रही है क्या? बोर्ड्स की डेट्स आ जा रही है क्या? ये इंफॉर्मेशन है क्या? नो सर, नो सर। पता नहीं अभी तो। सर उन्होंने कहा था लाइव जाएंगे, बट ये सर नहीं सीएस के साथ पता। लाइव शायद डिस्कस के लिए होनी नहीं है, ये तो डिस्कशन है। कंसर्न्ड अथॉरिटी से डिस्कस होनी यस सर। ओके, चलो वैसे मतलब कि इतना तो है ही कि अगर बोर्ड्स का जो भी पेपर होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कल पेपर है आज बताएंगे, तो है ना उसके लिए भी टाइम, तो एक मिनिमम टाइम तो देंगे ही देंगे। तो बोर्ड्स के लिए मुझे तो नहीं लग रहा कि फरवरी या मार्च में बोर्ड्स होने वाला है, कम से कम अप्रैल तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आप लोगों की तो क्लासेस फिर भी लग रही है, ऑनलाइन लग रही है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका है ना ऑनलाइन वाला फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए तो है ना सेशन अभी तक प्रॉपर तरीके से चालू भी नहीं हुआ है। तो उनके लिए कम से कम है ना 2-3 महीने तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तभी जाके कुछ आगे वो टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो बोर्ड्स मेरे को तो नहीं लगता कि अप्रैल से पहले होने वाले हैं। तो फरवरी वाले जो मेंस की बात है, तो मेंस में के लिए तो आप फरवरी वाला जो टेस्ट है उस पर अपना फुल फोकस ही आप फुल तैयारी के साथ है ना वो टेस्ट दो, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस आपका निकल सकता है उसकी तैयारी करो फरवरी के लिए। ठीक है ना, और फरवरी की जो डेट्स हैं वो 23 से लेके 26 है ना, तो उसमें आपका जो रिवीजन वाला शेड्यूल है, तो रिवीजन वाला शेड्यूल आपने देखा होगा कि 28 फरवरी तक है ना? यस सर 28। यस सर। तो उसमें आप लोग अगर 23 फरवरी को पहला टेस्ट है, तो आप अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपना रिवीजन प्लान 22 तक खत्म करेंगे, तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो है ना उसके कम से कम 1 वीक पहले जरूर खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 13-14 फरवरी तक या 15 फरवरी तक आपका पूरा का पूरा रिवीजन एक बार हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास कम से कम 1 हफ्ता या 8-10 दिन बाकी रहें, जिससे आप है ना ये जो चीजें अभी रिवीजन चल रही है इसको एक बार और कर पाए। यस। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अभी पार्ट टेस्ट वाली रिवीजन चल रही है और यही रिवीजन फाइनल रिवीजन है जी, ऐसा नहीं होता है। आपको टेस्ट के पहले 1 हफ्ता फिर से है ना इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना होगा। उसके लिए उस टाइम में आप ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस वगैरह तो सॉल्व नहीं करेंगे, आप उसमें जो भी फॉर्मूले याद रखने हैं, रट्टा मारना है, वो सारी चीज़ें करेंगे। और केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें हैं ना वैसे ही रट्टा मारने वाली होती हैं, इनऑर्गेनिक हो गया या ऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो गया, या मैथ्स के बहुत सारी चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेट में कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। तो वो जो 1 हफ्ता है वो आप उसी को है ना बार बार रिवाइज करने में ही लगा दोगे, ताकि आपको पेपर के दौरान है सारी के सारी जो फॉर्मूले हैं, जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं वो याद रहें। तो आप लोग अपना ये जो करंट रिवीजन प्लान आपका चल रहा है, इसका टारगेट अब 15 फरवरी ही बनाइए।
15 फरवरी तक आपको ये एक बार ये पूरी की पूरी रिवीजन हो जाए। ओके, तो जो एक आधा जो चैप्टर आपका आगे है ना इस प्लान में एक आगे वाले हफ्तों में आना है, जो छूट जाएगा वो हम लोग पहले कर लेंगे। एक तो लास्ट में आ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो थोड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी हैं फेब जो लास्ट में हमने देखा है PNC भी है उसमें फेब। जो सबसे लास्ट है वो तो ट्रिग्नोमेट्री है। सर पीएनसी भी है सर यस उसकी सर, तरफ। ट्रिग्नोमेट्री एंड PNC दोनों फेब में है। सर फिजिक्स के काफी इंपॉर्टेंट। ऐसे रोटेशन फिजिक्स का फिजिक्स का तो फेब। चलो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैथ्स में जो मुझे याद है एक तो सबसे लास्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके एक हफ्ता पहले प्रोबेबिलिटी है, उसके एक हफ्ता पहले पीएनसी है जी। PNC सर हमारे फुल सिलेबस टेस्ट 15 फिर मतलब वो कब स्टार्ट होंगे? ये रिवीजन के बाद स्टार्ट हो? फुल टेस्ट इस रिवीजन से तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो फिर तो टाइम ही कहाँ मिलेगा आपको फरवरी के लिए। आप बीच में कहीं ना कहीं आपके फुल सिलेबस टेस्ट कराएंगे हम लोग, ठीक है। वो देखेंगे कि क्या कैसे उसकी कन्वीनियंस बनती है, क्योंकि अभी जो रिवीजन प्लान बनाया, जब ये बना तब तो है ना कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। अब इंफॉर्मेशन आया है तो अब देखा जाएगा कि इसमें फुल फुल टेस्ट कहाँ पे कैसे डाले जाए, ठीक है ना। ओके सर। तो डेफिनेटली फुल टेस्ट तो होंगे ही होंगे। तो वो कैसे प्लानिंग बनती है वो मैम वगैरह बताएंगे कि क्या उनकी तरफ से क्या प्लानिंग है। अदरवाइज अगर कुछ भी है ना उस वे में पॉसिबल ना हुआ तो जो प्रीवियस ईयर्स के एनटीए के एग्जाम्स हुए हैं खासकर 2020 में, उसके है ना हमारे पास 18-20 पेपर तो पड़े ही हैं, तो हम लोग उन्हीं को कहीं ना कहीं है ना यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो फुल टेस्ट तो डेफिनेटली देने हैं, कम से कम 5-7 तो फुल टेस्ट होने चाहिए, तभी जाके आप फुल टेस्ट कैसे हैंडल करोगे, तभी है ना एक्चुअल पेपर में आपको आइडिया लगेगा। तो उसके लिए 5-7 तो टेस्ट तो जरूर होने ही होने हैं, ठीक है। और जो मैं मैथ्स की बात कर रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर एक तो सेकेंड लास्ट वीक में आ रहा है और लास्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आ रहा है, वो हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली मैं पीएनसी के साथ कवर कर लूंगा, और ट्रिग्नोमेट्री हमने एक दो टॉपिक पहले ही करे हुए हैं ना, क्वाड्रेटिक किया हुआ है, यस सीक्वेंस सर। सीरीज किया हुआ है, तो उन सीक्वेंस एट वीक्स को, सीरीज। हाँ तो जो उन वीक्स में फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक यस सर। पहले किए हुए हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है रिवीजन प्लान के बारे में या टेस्ट के बारे में? सब लोग एक तो कोशिश करो जितनी ज़्यादा स्पीड आप बना पाओ, लेकिन वो स्पीड सिर्फ अकेला स्पीड नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, वो मैटर करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो कम रह जाते हैं, उनको अपनी स्पीड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और है ना खुद को एक टेस्टिंग जोन में रख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रैक्टिस के दौरान भी आप ऐसा कर सकते हो कि 1 घंटा आपने मान लिया और 1 घंटे में एक टारगेट बना लिया कि अच्छा इसमें मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं या 20 क्वेश्चन करने हैं, तो अपने आप को थोड़ा पुश करिए कि भी मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करके देखने हैं। अब नहीं होगा तो उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का टफनेस लेवल आपको नहीं पता कि एक्चुअल में 1 घंटे में होने वाले थे या नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को एक प्रेशर सिचुएशन में रख के जब करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि मैं मतलब आपका जो है ना प्रेशर सिचुएशन में आपका जो ब्रेन है वो है ना उस वे से काम करने लगेगा। अदरवाइज आपको सिंपल नॉर्मल वे से ही आदत रहती है, आराम से ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तब तो क्वेश्चन हो रहा है। जब हम लोग थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में होते हैं तब कुछ होता नहीं है क्वेश्चन। तो वो वाली चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे अपना हटाइए, थोड़ा एक लिमिटेड टाइम लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए प्रैक्टिस के लिए, तब आप है ना एक प्रेशर सिचुएशन में क्वेश्चन कर पाए, वो वाली हैबिट बनानी है। ओके, चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस पे आते हैं वापस से। तो करिए बेटा ये क्वेश्चन।
सर 4 ही आ जाएगा इसका आंसर। सर 2 आ रहा पर 2 आ रहा है। सर 2 आ रहा है, सर 4 आ रहा है। 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है। क्या आंसर आएगा? सर 2। 2 आएगा। 2 आएगा। कैसे आ रहा है? y is equal to k1 sin x plus k। ये जो e की पावर x प्लस डी हाँ ये लिखा है, सर मैं उसको 2 e ही की आएगा पावर आंसर, से तो e की पावर 4 d ही लिख आएगा। दूंगा। तो जब मैं इस e की पावर d को ब्रैकेट के अंदर लेके आऊंगा तो ये a इंटू ई की पावर d बनेगा। तो ये भी एक कांस्टेंट, e की पावर d भी एक कांस्टेंट, तो इन दोनों को क्लब करके हम लोग k1 लिख सकते हैं। तो k1 sin x। फिर ये b प्लस सी इंटू ई की पावर d बनेगा। तो वो b प्लस सी इंटू ई की पावर d, वो उनको भी क्या है, कांस्टेंट k2 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से k1 k2 दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चनों में गलतियां होती हैं। करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सर आंसर। थर्ड ऑप्शन। यस सर। हर्षिता सही है, प्रणव सही है।
ध्रुव सही है। नंदिनी सही है। अंजू बेटा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। सी ऑप्शन आ रहा है। Yes, sir. Yes. यस सर। इसको करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बात किया था कि आपको कई बारी क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और ऑप्शन में आपको दिया गया हो सॉल्यूशंस, और चेक करना हो कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बन के आएगा। तो आपने क्या करना है, अपने हर एक ऑप्शन का को डिफरेंशिएट करके उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर लेनी है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो अब आपने चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। तो आपने क्या करना है, y की जगह भी वैल्यू डाल देनी है, dy by dx की वैल्यू भी डाल देनी है। तो dy by dx की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस x, अगेन dy by dx की वैल्यू 1, y की वैल्यू x plus 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाला तो नेट आंसर ये क्या बन के आ गया, x और x तो खत्म हो जाएगा लेकिन 3 आंसर बन के आ जाएगा, मतलब 0 नहीं आया है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाला तो आंसर 3 आया, लेकिन आपको ये 0 के बराबर चाहिए था, तो मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। फिर ऑप्शन बी, उसको भी डिफरेंशिएट करोगे, dy by dx की वैल्यू 2 आएगी, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट करोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर से ये पूरा का पूरा 0 नहीं बनेगा, 4 नेट वैल्यू बन के आएगी, तो आपको चाहिए 0। तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है जी। फिर थर्ड ऑप्शन ट्राई करोगे तो थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सर ये क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल टाइप में भी तो पूछ सकता है। सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल टाइप में क्या हुआ? नहीं सर, अगर ऑप्शन ना हो फिर तो मतलब क्या करेंगे? तो फिर बेटा फिर ऐसा न्यूमेरिकल में होगा तो ऐसा होगा कि y इक्वल्स टू x टाइप का होगा। नहीं होगा ना। देखो चीज ये है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा गया फिर तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी जो आपने स्टैंडर्ड डिफरेंशियल्स पढ़ी हैं जी, like homogeneous, linear differential, variable separable, reducible to variable separable, reducible to linear। जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने पढ़ ली हैं उनको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन समझ अगर गया आपको सर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आती है जिसको आप सॉल्व करना जानते ही नहीं, आपको नहीं पता कि भी इसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए तो फिर आपके पास ऑप्शन यही बचेगा ना कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप उनको डिफरेंशिएट करो, उन सॉल्यूशंस को। और साथ में जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसका सॉल्यूशन एक तो नहीं होता, उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो फिर न्यूमेरिकल में फिर एक आंसर, एक फिक्स आंसर तो हुआ नहीं, उसके लिए इनफाइनाइट आंसर हो गए, है ना। तो ये जो जो आप सी ऑप्शन कर रहे हो ना, तो वो इसका कोई ऐसा नहीं, वो कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है इसका, वो वन ऑफ द सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ध्रुव डिस्कस करते हैं बेटा, देखते हैं क्या आंसर है।
सर आंसर लिखा नहीं जा रहा पर कोई बात नहीं, मैच कर लेना बाद में, है ना। हाँ जी, क्या करना है इस पे? वाई स्क्वायर को टी पहले, यस सर वाई स्क्वायर को टी पुट कर वाई लेंगे स्क्वायर फिर इधर ले, साइन एक्स से एग्जैक्ट डिवाइड कर दें। डिफरेंशियल, फिर साइन एक्स से डिवाइड कर, ये सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल। पहले साइन वाई स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बन रहा है यस ना? सर, मैंने वही यस करा। सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल भी बन रहा है, एग्जैक्ट भी बन रहा है। तो पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल से कर लेते हैं और फिर लीनियर का भी मेथड देख लेंगे। तो ये सीधा सीधा किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा होगा जी? डी वाई ऑफ वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर तो साइन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन लिखा होगा, यस और ये साइन 2x dx है ही, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ गया, ये आ गया आपका माइनस कॉस cos 2x बाय 2x/2। 2x बाय प्लस। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बन रहा है। साथ में अगर आप यहाँ पे वाई स्क्वायर को टी पुट कर लेते हो, वाई स्क्वायर को टी पुट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y डिवाइड बाय dx होगा, विच इज इक्वल टू dt बाय dx। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? sin x इंटू dt बाय dx प्लस cos x इंटू t इक्वल टू sin 2x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई। sin x से डिवाइड कर दोगे तो cot x बन जाएगा, फिर वहां से आगे आप इसको सिंपलीफाई करोगे। सर इसमें भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल लग रहा है सर। वो तो जब इधर बन रहा है वाई स्क्वायर को टी पुट करने से कोई एग्जैक्ट तो हट थोड़ी जाएगा, वो तो दोनों तरफ फिर भी बना ही रहेगा। तो बात तो ये है कि अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर लीनियर डिफरेंशियल भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके सर। सबको समझ में आया ये सोल्यूशन? यस सर।
करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से करिएगा। So second and fourth. ओके Yes, sir. सेकंड एंड फोर्थ। second and fourth.
कर रैंडम बना लिया, पी एक्स का वाई पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर टैंजेंट बनाया, तो टैंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट ए, वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट बी। बोला गया बी पी अपॉन ए पी रेशियो जो है वो आपका 3:1 है। ठीक, तो क्या टैंजेंट की इक्वेशन लिख पाएंगे हम लोग? टैंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y dy बाई डी एक्स कैपिटल X माइनस एक्स। तो क्या a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? तो a में y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, x निकालना पड़ेगा, तो x कितना आएगा? x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई कॉमा 0। b के लिए x 0 पुट करना होगा, y कैलकुलेट करना होगा, तो x 0 पुट किया, बनेगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये 3:1 बोला गया है, तो x कोऑर्डिनेट को सीधा सीधा है 3:1 ले लेते हैं। क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर 3:1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला, तो 3 को a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, वन को मल्टीप्लाई कराना होगा b वाले कोऑर्डिनेट से विच इज 0 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू 3x माइनस 3y dx बाई dy। तो क्या बन गया है? अच्छा, हमें dy बाई dx में बनानी है। यहाँ से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0 ओके। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन सही है। यस सर। अभी जो कर्व है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया, तो इसको सॉल्व कर, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3y, तो डी वाई अपॉन वाई माइनस 3 डी एक्स अपॉन एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln y इक्वल्स टू माइनस 3 ln x प्लस ln ऑफ c। तो इसको इधर लेके आएंगे तो y इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू c आ जाएंगे। तो आगे क्या दिया, एफ ऑफ 1 दिया है, तो मतलब y 1 है, जब x 1 डालेंगे तो c आपका 1 हो गया जी, तो y एक्स क्यूब आपका 1 आ गया। बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ। तो बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। अच्छा, इसमें ना आपको ये नहीं दिया कि ये जो P पॉइंट है ये इंटरनली ही होगा। BP अपॉन AP आपको 3:1 तो दिया है, लेकिन आपको ये तो नहीं बोला कि P इंटरनली ही होगा। यस सर। हाँ, तो आपको दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये कंसीडर करनी चाहिए कि ये P पॉइंट, मतलब क्या पता टेंजेंट आपका P पॉइंट यहाँ पे हो, और टेंजेंट अगर मैं ऐसे बनाऊं तो A पॉइंट आपका ऐसा मिले, B पॉइंट ऐसा मिले, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। यस सर। तो मतलब यही जो रेशो है, अब ये रेशो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो
उस केस में फिर हमें एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला भी लगाना चाहिए, एक्सटर्नल रिलेशन भी बनाना चाहिए। क्या रहेगा कि जो x है, अब इसके ऊपर 3:1 एक्सटर्नली लगाना है, तो 3 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। एक कोऑर्डिनेट क्या था, x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, -1 टाइम्स x का कोऑर्डिनेट 0 अपॉन 3 - 1। तो यहाँ से ये बन गया 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 3y डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये इधर आके -x बन जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे x dy बाई डी एक्स आपका 3y के बराबर भी आ गया। बेटा इसमें ए ऑप्शन की पॉसिबिलिटी भी है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, dy बाई वाई इक्वल्स टू 3 dx बाई एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो ये ln y 3 ln x प्लस ln c, ये बन गया बेटा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू सी। फिर से c यहाँ पे 1 आ जाएगा और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल चेक करेंगे, इस पे भी 1,1 पे आप नॉर्मल चेक करेंगे। और सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, नॉर्मल सेटिस्फाई कर रहा है नॉर्मल सर, इस y इक्वल टू एक्स क्यूब को। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, ये तो टैंजेंट का स्लोप 3 हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप -1/3 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये है जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, समझ में आया सबको? यस हाँ जी, सबको समझ में आया है? Yes, यस sir. सर। जब आपका रेशो 2:1 या 3:1 ऐसा कुछ दिया हो ना, तो आपको दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। आपको क्या पता कि जो कर्व है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इन दोनों से एक्सटर्नली है या इंटरनली है, आपको कुछ भी नहीं दिया गया, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर मिड पॉइंट दिया होता तो मिड पॉइंट एक्सटर्नली कभी होता नहीं है, तो वो आपके पास हमेशा यही चीज बन के आएगी कि जो पॉइंट है मिड पॉइंट वो इंटरनली ही होगा। मिड पॉइंट बोल दो या फिर 1:1 बोल दो, कि अगर 1:1 बोला गया है तो वो मिड पॉइंट बन गया, तो वो इंटरनली ही हो सकता है, वो एक्सटर्नली हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
शिवम सही है, रितेश गलत है। लक्ष्य गलत है। कनिष्क गलत है। लक्ष्य अब सही है जी। दिव्यांश सही है, अग्रिमा सही है। आयुष बेटा आंसर थोड़ी बताना है, ऑर्डर बताना है, कैलकुलेशन करनी तो नहीं है। आयुष गलत है बेटा आंसर। गोविंद गलत है। क्या आंसर होगा जी इसका? सर 4 ही होगा। 4। मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसमें अगर आपको एलिप्स बनाना है, किस टाइप का एलिप्स होगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं बोला, इनके पैरेलल बोला है। तो पैरेलल बोला है तो एलिप्स आपका कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा जिसमें अगर मुझे इस एलिप्स की इक्वेशन लिखनी पड़े तो मैं क्या लिखूंगा कि इसका अगर सेंटर जो है अगर h, k ले लें और इसके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस a और माइनर एक्सिस b ले लें तो क्या बनेगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने ए बी उल्टे ले लिए थे तो इस वजह से यहाँ पे इक्वेशन ऐसी बन गई। यहाँ पे कितने पैरामीटर हो गए? 4 पैरामीटर हैं जी, एच, के, ए एंड बी। 4 पैरामीटर हैं यहाँ पे। सर वो मल्टीप्लाई करके लगा था, शायद कुछ हट जाएगा, हटा नहीं लेकिन। ओके, आप सर मैंने स्टैंडर्ड वाली बना दी थी। इसको इंडिपेंडेंट देखने का है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंट देखने का तरीका क्या हो सकता है? देखो h, अगर आपका सेंटर का x कोऑर्डिनेट बदलेगा तो एलिप्स बदल जाएगा। मैटर करेगा वो चीज कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या होगा? ठीक है ना। सेम तरीके से सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है k, वो अगर चेंज करोगे तो उससे एलिप्स बदलेगा, वो भी मैटर करता है।
सिमिलरली ए एंड बी वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी वैल्यूज अगर चेंज होंगी तो वो भी मैटर करेगी। तो ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, तो 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जिन लोगों ने सर 2 हम आंसर ऐसे भी दिया देख है, सकते जिन लोगों ने 2 आंसर दिए हैं उन्होंने तो सीधा सीधा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिया होगा। सर ऐसे पहले किया गया? हमने भी यही लिया था। सर हाँ जी, सर ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो जितनी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं उनमें ऑलरेडी सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट ही होते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ कह सकते हो, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है वो उतने ही वेरिएबल्स होते हैं। जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, उसमें भी उतने ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। है ना, पैराबोला में एक ही वेरिएबल है। मतलब जितने भी आपने इक्वेशंस बना लिए ना स्टैंडर्ड, जर्नल इक्वेशन नहीं, जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उसमें टोटल 6 पैरामीटर मतलब उसमें टोटल 6 एलिमेंट आते हैं, ए बी सी एफ जी एच, उसमें टोटल 6 आते हैं, लेकिन एक्चुअल में कभी 6 होते ही नहीं है, वो 5 ही रह पाते हैं, क्योंकि आप पूरी इक्वेशन को अगर ए से डिवाइड कर दोगे तो वो h बाय ए, बी बाय ए, एफ बाय ए, जी बाय ए, सी बाय ए, है ना, तो वो सब क्या है, वो 5 से रिप्लेस हो जाता है। तो जनरल की बात नहीं करेंगे, अगर हाँ इस फॉर्म में जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखी होती हैं उसमें जितने पैरामीटर होते हैं उतने ही वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। सबको समझ में आया है? यस सर। Yes. तो बेटा अब जो आपका टेस्ट है आप इस टेस्ट को दीजिएगा, और है ना जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस है इसमें भी लाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत है इस टॉपिक में तो पूछिए अभी। सर एक आपने कोनिक्स के स्पेशल पॉइंट्स बताए थे ना, ऑर्डर और डिग्री के। हाँ वो मैंने आपको शीट के दौरान बताया था, शीट की डिस्कशन में बताया था शायद। यस सर, वो एक बार हाँ। बता सकते हो हल्का सा? कोनिक्स के लिए मैंने आपको ये कहा था कि अगर जो कोनिक है उसका सेंटर ओरिजिन है, जो कोनिक हम लोग को कंसीडर करने को बोला गया उसका सेंटर ओरिजिन दे दिया गया है, या पैराबोला के केस में वो वर्टेक्स बन जाता है। नहीं एक सेकंड, पैराबोला में तो सॉरी सेंटर ओरिजिन है ये बात। अगर सेंटर ओरिजिन होगा तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई ये 0 होंगे। मैं गलत लिख रहा हूँ। एक मिनट मुझे सोचने दीजिए। अरे पैराबोला में तो नहीं होगा ये। ठीक ही लिखा। पैराबोला में तो सेंटर होता नहीं ना, पैराबोला में सेंटर होता कहाँ है? पैराबोला में तो जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। अच्छा, उस वर्टेक्स को नहीं हम कंसीडर करेंगे सेंटर। वर्टेक्स और सेंटर अलग, सेंटर को अलग अलग है। ओके सर। एलिप्स में वर्टिसेस क्या होते हैं? ये नहीं होते वर्टिसेस एलिप्स में। हाँ यस सर। ठीक है ना, तो वर्टिसेस और सेंटर तो अलग अलग होता है। सॉरी, अगर सेंटर ओरिजिन है किसी कोनिक का तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 होगा। दैट मींस उस केस में जो जर्नल इक्वेशन ऑफ कोनिक है वो आपकी इसमें रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपको उसकी एक्सिस के बारे में बोला गया कि एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस ऑफ कोनिक
are parallel to coordinate axis. एक्स वाई की टर्म कोफिशिएंट 0 हो जाएगा उसमें। तो उससे होगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वो आपका 0। आप इन चीजों को आप स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करके बोल सकते हो। जब एक्सिस ऑफ कॉनिक आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कभी भी जैसे एलिप्स में भी यहाँ पे है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बन गया, तो आप इसमें देखेंगे एक्स वाई का टर्म ही नहीं आएगा। यस सर। हाइपरबोला में भी ऐसा होगा, पैराबोला में तो स्टैंडर्ड आप देखते ही हो। यस सर। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हो, बट ये मेंस के लिए इतना काम में नहीं आने वाला है। काम में आएगा तो एडवांस में ही आएगा। सर एक डाउट है। बोलिए। सर मैं क्वेश्चन कर रही थी, y डबल डैश इक्वल टू y सिंगल डैश का होल स्क्वायर। हाँ जी। तो मैंने y डैश को t मान लिया था। ओके, तो ये हो गया आपका dt बाई dx इक्वल्स टू t स्क्वायर। सर अब मैं ना t को ना मतलब t स्क्वायर को ही नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने जितने भी सॉल्यूशन देखे हैं ना उसमें बस एक ही t को नीचे लेकर गए हैं और दोनों से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक ही t को नीचे लेके गए, ऐसा कैसे होगा? हाँ एक ही t को, सिंगेज का है, उसमें भी ऐसे सॉल्यूशन था और इंटरनेट पे भी ऐसे ही था और दोनों से अलग अलग आंसर आ रहे हैं अगर हम एक t को लेकर जाएं और अगर 2 t को लेकर जाएं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए आंसर। इसको तो ऐसे करना होगा, है ना? यस सर। तो इसमें आगे फर्दर आप dy को माइनस dx अपॉन x प्लस सी कर लेंगे और फिर आप इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप एक को लेके जाते हो तो फिर तो ln के टर्म में बनेगा। सर वो भी t पे डिपेंड करेगा फंक्शन। बेटा एक को तो लेके नहीं जा सकते, एक को कैसे लेके जाओगे? फिर तो पैरामीटर ही अलग हो गया। फिर इनने जो t है ना उसको खोल दिया राइट साइड वाले इस t को और dy बाई dx लिख दिया। यस सर। ये किया जा सकता है। सर उन्होंने dx कैंसिल कर दिया था। हाँ dx कैंसिल हो गया तो dy हो गया, तो इसको किया जा सकता है, तो ये y आ जाएगा। सर तो तो आंसर फिर भी नहीं आना चाहिए, आंसर अलग अलग कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे ln ऑफ dy बाई dx बन गया इक्वल्स टू y प्लस सी, तो ये बन गया आपका dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर y इंटू e की पावर c, तो जिसको मैं k लिख लूंगा। अब आप फर्दर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आंसर तो बेटा सेम ही आना चाहिए, आंसर अलग नहीं हो सकता। हाँ फॉर्म अलग हो सकती है। अगर आपके दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, तो एक बार आप इसको ऐसे चेक करो कि क्या दोनों मतलब लिखने के तरीके का फर्क हो सकता है, अदरवाइज दोनों आंसर सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर मैं फिर एक बार चेक कर लेती हूँ कि उधर जो आंसर दिया था उससे मैच नहीं कर रहा था। फॉर्म आप बस ये देखो कि भी आप क्या एक आप अपने वाले आंसर को उनके वाले आंसर में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या उनका वाला आंसर आप अपने वाले आंसर में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कन्वर्ट हो पा रहा है मतलब दोनों ही आंसर सेम है। ठीक है, हाँ ये वाला इस वे से मेथड ठीक है कि भी जो उन्होंने t की वैल्यू को dy बाई dx पुट कर लिया तो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। इस वे से आप करेंगे तो ठीक है। तो उनका ना
उनका गलत है फिर, क्योंकि उनकी ना ई के ऊपर एक्स आ रहा है। नहीं तो फिर ही तो वाई आएगा। हाँ, हमारे वाले में ई के ऊपर वाई आ रहा है ना, उनका ई के ऊपर एक्स आ रहा है, तो उनकी कोई गलती होगी। हाँ, फिर वो एक बार करेक्शन देख लो। यस सर। चलिए ओके बेटा, बाकी अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो अपने डाउट स्लॉट में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू सर।